वे इंडिया के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट इंडिया पैलेस होटल में पहुंचे। जैसे ही कार्तिक के दोस्त अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यार, ये तो एकदम लग्जरी है, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा। सच में? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही ऐसी जगह देखी है, सूर्यांश ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हालांकि उनकी यूनिवर्सिटी में कई अमीर परिवारों के बच्चे थे, लेकिन सबके हालात एक जैसे नहीं थे। कई औसत आय वाले परिवारों के छात्र भी थे जिन्होंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। सूर्यांश और सिद्धार्थ थोड़े नर्वस होकर कार्तिक के पीछे चल रहे थे। भाई, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम सबका खाना अफोर्ड कर सको? सूर्यांश ने हिचकिचाते हुए पूछा। चिंता मत करो, अगर मैं सबको यहां लाने की हिम्मत कर रहा हूं तो बिल देने की भी हिम्मत है, कार्तिक ने कूल अंदाज में जवाब दिया। लेकिन सूर्यांश कुछ और कहने वाला था, तभी एक खूबसूरत महिला जिसने सफेद बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आई। महिला ने पहले कार्तिक को देखा, फिर उसकी आंखों में हल्का तिरस्कार दिखा। इसके बाद वह आयुष की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर वासुकी, क्या आप यहां डिनर के लिए आए हैं? हाँ, हम डिनर के लिए ही आए हैं। हमें एक बड़ा प्राइवेट रूम चाहिए, आयुष ने घमंडी अंदाज में कहा। महिला ने बिना झिझके जवाब दिया, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। $38,000 का स्टैंडर्ड प्राइवेट डाइनिंग रूम, $68,000 का वीआईपी रूम और $88,000 का सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम। आप कौन सा लेंगे? इतनी बड़ी रकम सुनकर आयुष ने तुरंत कार्तिक की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, सबको यहां लाना आसान नहीं था। स्टैंडर्ड रूम सही रहेगा, चाहो तो वीआईपी रूम ले सकते हो। आयुष, तुम ये क्या कह रहे हो? सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। वीआईपी रूम? इतने महंगे रूम का क्या मतलब? सभी समझ गए कि आयुष जानबूझकर कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर कार्तिक वीआईपी रूम लेता तो उसे भारी रकम चुकानी पड़ती, अगर नहीं लेता तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। आयुष ने दोबारा कहा, तो क्या बोलते हो, हां या ना? कहीं तुम डर तो नहीं रहे वीआईपी रूम की कीमत सुनकर? कार्तिक ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शांत स्वर में कहा, वीआईपी रूम लेने की जरूरत नहीं है। आयुष ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने पहले ही सोचा था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, चलो फिर स्टैंडर्ड रूम में चलते हैं। फिर उसने खूबसूरत महिला से कहा, तो स्टैंडर्ड रूम का इंतजाम कर दो। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रुको, कार्तिक की आवाज गूंज उठी, मैंने कब कहा कि हम स्टैंडर्ड रूम लेंगे? उसी समय कार्तिक ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। क्या हुआ? क्या तुमने अपना मन बदल लिया क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यह बहुत महंगा पड़ेगा? आयुष ने कार्तिक की ओर घूरते हुए पूछा। तुमने खुद कहा कि इंडिया पैलेस होटल में आना सबके लिए आसान नहीं है, तो फिर सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइवेट डाइनिंग रूम क्यों? चलो सीधे सुप्रीम प्राइवेट रूम में चलते हैं, कार्तिक ने बड़ी शांति से जवाब दिया। यह सुनते ही आयुष के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह पूरी तरह से हैरान रह गया। दूसरी तरफ उनके दोस्त भी चौंक गए। कार्तिक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम की कीमत $88,000 है? सूर्यांश ने झट से कहा। सच में? कार्तिक, लगता है तुम्हें इंडिया पैलेस होटल के न्यूनतम खर्च के रूल्स का पता नहीं है, आयुष ने कड़वाहट से कहा। आयुष को कभी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक इतनी बड़ी मांग करेगा। सफेद ड्रेस पहने खूबसूरत महिला जो अब तक मुस्कुरा रही थी, चुपचाप खड़ी रही। उसने हमेशा सोचा था कि आयुष सबसे अमीर होगा। उसे कभी यह नहीं लगा था कि कार्तिक, जो एक डिलीवरी बॉय जैसी ड्रेस पहने था, सबसे अमीर निकलेगा। अंजलि ने भी हैरानी से कार्तिक की ओर देखा। वह सोच रही थी, ये वही कार्तिक है जो पहले बहुत कंजूस था, यह अचानक इतना बदल कैसे गया? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, कार्तिक, तुम सच में इतना खर्च कर सकते हो? बिल्कुल,
लेकिन मुझे ये डर है कि आयुष इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कार्तिक ने बेफिक्री से जवाब दिया। आयुष, जो अब तक चुप था, अचानक चीख पड़ा। ठीक है, अगर ये सुप्रीम रूम ही चाहिए तो ले लो, मैं इसे क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता। आयुष कार्तिक की चाल में फंस गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वह मजबूरी में सहमत हो गया। कुछ देर बाद महिला ने सुप्रीम प्राइवेट डाइनिंग रूम का इंतजाम कर दिया और सभी को वहां ले गई। रूम के अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चमक उठीं। यह जगह सच में आलीशान थी। सभी हैरान थे कि कार्तिक, जो आमतौर पर साधारण दिखता था, इतनी उदारता से इतना बड़ा खर्च कैसे कर सकता है। अंजलि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। कार्तिक, क्या तुम सच में हमें यहां खिलाने की सोच रहे हो? बिल्कुल, सब लोग जितना चाहो खाओ, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। जैसे ही यह बात हुई, सबने तुरंत मेनू उठाया और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। आयुष, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, ने अचानक रेड बोर्डो की एक बोतल का ऑर्डर दे दिया। उसने सोचा कि इससे कार्तिक प्रभावित होगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कार्तिक उसकी देखा देखी शराब की 10 और बोतलें ऑर्डर कर देगा। इस ऑर्डर पर करीब $50,000 का खर्च आया। आयुष का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसे साफ समझ आ गया था कि वह बिल चुकाने की हालत में नहीं था। कार्तिक ने उसकी हालत देखते हुए पूछा, क्या हुआ आयुष? लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया है। घबराहट हो रही है क्या? हो, ये तो बस कुछ रेड वाइन की बोतलें थीं। मैं क्यों परेशान होने लगा? ये तो छोटी सी बात है। आयुष ने थोड़ा बनावटी हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन पर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है। खाना सर्व होने के बाद सबने मिलकर दावत का मजा लिया। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि कार्तिक और आयुष बिल कैसे भरेंगे। जब तक उन्हें पैसे नहीं देने थे, तब तक सब खुश थे। अंजलि, जो आयुष के पास बैठी थी, अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। वह जानती थी कि आयुष के पास इतना पैसा नहीं है कि आज के खाने का बिल भर सके। दूसरी तरफ, अगर कार्तिक ने पैसे दिए तो उसे अपनी सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी सेविंग्स लुटाना कहां की समझदारी है, अंजलि ने खुद से सोचा। इस ख्याल ने उसके मन में कार्तिक के लिए और भी ज्यादा नाराजगी भर दी। इसका क्या फायदा? भले ही कार्तिक आज आयुष से जीत जाए, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि वो गरीब है। 1 घंटे बाद जब सभी का पेट भर चुका था, तो सबकी नजरें कार्तिक और आयुष पर थीं। अब हर कोई जानना चाहता था कि ये दोनों इतना भारी बिल कैसे भरेंगे। तभी सफेद बॉडीकॉन ड्रेस में वो महिला अपने ऊंचे हील्स के साथ धीरे धीरे पास आई। उसने नर्म आवाज में कहा, सर, आपका कुल बिल है $1,40,800। आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? $140,800। यह सुनते ही सबकी सांस अटक गई। किसी ने नहीं सोचा था कि डिनर का बिल इतना भारी होगा। आयुष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे अब एहसास हो गया था कि ये रकम उसकी पहुंच से बाहर है। भले ही उसे सिर्फ आधा यानी $70,000 चुकाना था, उसके पास इतना भी नहीं था। जब सब चुप थे, कार्तिक ने अपने पैरों के पास रखा बैग उठाया। उसने आराम से उसमें से कैश निकाला। यह $70,000 का गड्डी था। जैसे ही उसने बैग से नोटों का ढेर निकाला, कमरे में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, ये कैश का पूरा बैग है। इसमें कितने पैसे होंगे? कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के नोटों का ढेर महिला की ओर बढ़ा दिया। यह लीजिए। महिला, जो अब तक शांत थी, थोड़ी घबराई सी लगने लगी। उसने कैश लेते हुए कहा, धन्यवाद सर। जैसे ही महिला जाने लगी, कार्तिक ने कहा, मैं सिर्फ $70,000 का ही भुगतान करूंगा, बाकी का आधा ये भरेगा। उसने सीधा आयुष की ओर इशारा किया। कमरे में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कार्तिक ने बिना सोचे $70,000 दे दिए। ये कब से इतना अमीर हो गया? आयुष,
जो अब तक शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, घबरा गया। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। महिला ने विनम्रता से पूछा, सर, आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? आयुष का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। असल में उसने पहले से अंदाजा लगाया था कि खाना महंगा होगा, इसलिए उसने एक दोस्त से $20,000 उधार ले रखे थे। अपने खुद के $20,000 मिलाकर उसके पास कुल $40,000 थे, लेकिन $1,40,000 का बिल उसकी उम्मीदों से परे था। मुझे 1 सेकंड दो, मुझे कॉल करने दो, आयुष ने हकलाते हुए कहा और जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने नंबर डायल करना शुरू किया। डिनर पर आने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि आयुष को पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। सबको लगा था कि ऐसा तो कार्तिक के साथ होगा। बॉडीकॉन ड्रेस वाली महिला समझ गई थी कि आयुष मदद मांगने के लिए फोन कर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कैशियर के पास चली गई। कुछ मिनट बाद महिला वापस लौटी। उसने कार्तिक को एक रसीद दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह आपकी रसीद है सर। कार्तिक ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना डिलीवरी बैग उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आयुष बिल का क्या करेगा। जैसे ही कार्तिक बाहर निकला, सिद्धार्थ, सूर्यांश और अदिति उसके पीछे दौड़ पड़े। रुको कार्तिक, सिद्धार्थ ने आवाज लगाई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? और क्या अंजलि ने तुम्हें छोड़ दिया था? सिद्धार्थ ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। इसका अंजलि से कोई लेना देना नहीं है, कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने 2 दिन पहले लॉटरी जीती थी, इसीलिए अब मेरे पास थोड़े पैसे हैं। उसने बात को संभालने के लिए यह बहाना बना दिया। ओह, अब समझ आया, अदिति ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा। लेकिन अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम अपने लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदते? या फिर इन पैसों को किसी और जरूरी काम में क्यों नहीं लगाते? सबको डिनर पर बुलाकर पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, कार्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया। सूर्यांश ने कहा, इसलिए तुम्हारे पास सबको खिलाने के लिए पैसे हैं। कुछ और पूछना है? अगर नहीं तो मुझे जाने दो, कार्तिक ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसे डर था कि उसकी कहानी पकड़ी ना जाए। वैसे कार्तिक, हमारी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें उसमें जोड़ दूं, अदिति ने अपना फोन निकालते हुए कहा। कार्तिक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया, कल नया फोन खरीदूंगा, तब मुझे जोड़ देना। ठीक है, अदिति ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद कार्तिक ने अपनी गाड़ी उठाई और रेस्तरां से बाहर चला गया। सिद्धार्थ और सूर्यांश उसे जाते हुए हैरानी से देखते रह गए। हालांकि कार्तिक ने कहा था कि उसने लॉटरी जीती है, दोनों समझ चुके थे कि कार्तिक अब पहले जैसा नहीं रहा। निजी डाइनिंग रूम के अंदर आयुष ने अपने लगभग सभी दोस्तों को फोन कर लिया था, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे उधार नहीं दिए। बॉडीकॉन ड्रेस वाली महिला को पता चल गया था कि आयुष के पास पैसे नहीं हैं। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, जो अब दरवाजे पर खड़े होकर आयुष पर नजर रख रहे थे। अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, महिला के चेहरे पर सख्ती थी। जल्दी कुछ सोचो आयुष, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसने भी दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देख लिया था। चिंता मत करो, मैं अपने पापा को फोन करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता हूं, आयुष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ऐसा निकलेगा। न सिर्फ वह कार्तिक को नीचा दिखाने में असफल रहा, बल्कि खुद का मजाक भी बनवा बैठा। मैं वॉशरूम जा रही हूं, अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा और अपना हैंडबैग उठाकर बाहर चली गई। हम भी जा रही हैं,
मे और रश्मि ने एक साथ कहा, जैसे उन्हें डर हो कि आयुष उनसे पैसे मांग लेगा। दोनों जल्दी से अंजलि के पीछे पीछे निकल गईं। तीनों लड़कियां वॉशरूम में थीं। मे ने अपना मेकअप बैग निकाला, शीशे में देखा और अपने लिपस्टिक के शेड को ठीक करने लगी। अंजलि, मे, तुमने देखा कार्तिक कितना बदला बदला सा लग रहा था। उसने $70,000 खर्च कर दिए और सबको डिनर पर बुला लिया, और उसके फूड डिलीवरी बैग में तो पैसे ही पैसे भरे थे। रश्मि ने हाथ धोते हुए धीरे से कहा। तो क्या हुआ अगर उसने डिनर पर बुलाया? मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आखिरकार वो एक डिलीवरी बॉय ही तो है। जिस तरह से मैं देख रही हूं, उसने बस दिखावा किया है। अंजलि के सामने खुद को बेहतर साबित करने के लिए उसने व्यंग्य भरे लहजे में जोड़ा। मैं पागल थी जो कार्तिक जैसे इंसान को कभी डेट किया। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो गुस्सा आता है। उसने आज डिनर के लिए शायद अपनी पूरी साल की बचत उड़ा दी होगी। हो सकता है उसने कहीं से लोन भी लिया हो। पता नहीं वो आखिर सोच क्या रहा था। अंजलि ने भी तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सच में इतना बड़ा नाटकबाज? रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा। थप! अचानक एक गोरा आदमी वॉशरूम में दाखिल हुआ और अंजलि के नितंब पर थप्पड़ जड़ दिया। वह लड़खड़ाते हुए लग रहा था, शायद शराब के नशे में था। अरे ब्यूटी, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। उसने कैमी ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी स्ट्रैप उसके कंधों से नीचे गिर रही थी। उसका लुक काफी आकर्षक था और उसकी ड्रेस ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। थप्पड़ खाने के बाद अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झट से पलटकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। अपने जैसे बदसूरत आदमी को मुझे ड्रिंक पर इनवाइट करने की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे तंग मत करो, उसने गुस्से से कहा। आयुष के साथ रहते रहते अंजलि ने एक बात तो सीख ली थी, कैसे अपना स्टैंड लेना है। और आज जब कार्तिक ने सभी को डिनर पर बुलाया और उसका खर्चा उठाया, तो वह और भी चिढ़ गई थी। थप्पड़ खाने के बाद गोरा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, ओए, तू मेरी दयालुता को मेरी कमजोरी मत समझ। आह! गोरे आदमी ने अचानक दर्द से चीख मारी। वह अपनी जांघ पकड़कर घुटनों के बल गिर गया। अंजलि ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से उसकी जांघ पर जोरदार लात मार दी। आइंदा अपनी आंखें खोलकर देखना, मैं वो नहीं जिससे तुम खिलवाड़ कर सको, उसने घूरते हुए कहा। फिर उसने अपने बाल झटके और बाहर चली गई। तुम जैसे बदबूदार लोगों में इतनी हिम्मत कि अंजलि को ड्रिंक के लिए इनवाइट कर सको, और हां, तुम भी कार्तिक की तरह घटिया हो। मैंने तीखी नजर से उसे घूरते हुए कहा और वह भी वहां से चली गई। कुत्ते, तुम तीनों को संभल कर रहना चाहिए। गोरा आदमी दर्द से अपनी जांघ पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठा चिल्ला रहा था। अंजलि, मे और रश्मि ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे सीधा वापस अपने प्राइवेट रूम में चली गईं। जब वे रूम में पहुंची तो उन्होंने देखा कि आयुष अभी भी अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था। आयुष के पिता की कड़क आवाज सबको सुनाई दे रही थी, जो उसे डांट रहे थे। यह नजारा इतना अजीब था कि किसी ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अंजलि को पता था कि आयुष का मूड इस समय खराब है, इसलिए उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की बात उसे नहीं बताई। 20 मिनट बाद आयुष के पिता इंडिया पैलेस होटल पहुंचे। जैसे ही आयुष ने अपने पिता की कार देखी, वह दौड़कर उनके पास गया। पापा, मैं थप्पा। आयुष के पिता, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, कार से बाहर निकले और आते ही आयुष को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने गुस्से में उसकी ओर देखा और डांटा, तुम खुद को समझते क्या हो? एक खाने के लिए $70,000? घर पहुंचते ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सभी सहपाठी यह नजारा देखकर हैरान थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। आयुष के लिए यह सबसे शर्मनाक पल था। पब्लिक के सामने अपने पिता से थप्पड़ खाने के बाद आयुष बेहद अपमानित महसूस कर रहा था।
वह अंदर ही अंदर कार्तिक को कोस रहा था। अगर कार्तिक न होता तो उसे यह सब झेलना नहीं पड़ता। दूसरी ओर ब्रेकअप से पहले कार्तिक ने अपना सब कुछ अंजलि पर खर्च कर दिया था। अब हाल यह था कि उसका फोन एक पुरानी एंड्रॉयड मशीन थी। वह बस कॉल कर सकता था। जैसे ही व्हाट्सएप डाउनलोड करने की कोशिश करता, फोन क्रैश हो जाता। अदिति ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की बात याद दिलाई थी, इसलिए होटल से निकलने के बाद उसने एप्पल स्टोर जाकर लेटेस्ट आईफोन खरीदा। अब उसके पास इतने पैसे थे कि एक आईफोन की कीमत उसके लिए सिर्फ एक छोटी चीज के बराबर थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अमीरों की जिंदगी कितनी आसान और मजेदार होती है। आधे घंटे बाद कार्तिक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर अपने किराए के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी निकालकर ताले में डाली, उसे एक अजीब सी झिझक हुई। उसे लगा कि माया लिविंग रूम में बैठी होगी, हाथ जोड़कर उसके लौटने का इंतजार कर रही होगी और फिर उसे डांटेगी। लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर औरतों का क्या भरोसा, वे हर चीज का इल्जाम मर्दों पर ही डाल देती हैं। मिश्रित भावनाओं के साथ उसने चाबी घुमाई। दरवाजा एक हल्की क्लिक के साथ खुला। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। फ्यू, उसने राहत की सांस ली और अपने खुद के फालतू ख्याल पर मुस्कुरा दिया। माया पिछले 6 महीने से खुद को घर में बंद रख रही थी। जब से वह कार्तिक के साथ रह रही थी, किसी को नहीं पता था कि वह दिन भर क्या करती थी। वह रोज टेकआउट ऑर्डर करती थी। दोनों के मिलने का कुल समय मुश्किल से 3 घंटे होता था। कभी कभी कार्तिक सोचता था कि वह अपने कमरे में ऐसा क्या करती होगी। वह दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता तो उसे हल्की बातचीत और म्यूजिक की आवाज सुनाई देती। कार्तिक ने लिविंग रूम की लाइट जलाई और अपने पैरों से दरवाजा धीरे से बंद किया। थका हुआ वह खुद को सोफे पर गिरा दिया। आज के दिन की घटनाओं ने उसे पूरी तरह से चूर कर दिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उठा, अपने कमरे में गया, साफ कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर चल दिया। 10 मिनट और बीत गए। कार्तिक नहाने का तौलिया लपेटे हुए और अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आया। बाथरूम माया के कमरे के ठीक बगल में था। जब कार्तिक माया के कमरे के पास से गुजरा तो उसने माया की आवाज सुनी। वह रुक गया और सुनने के लिए ध्यान लगाने लगा। माया के कमरे से शोर आ रहा था। तेज म्यूजिक और माया की आवाज आपस में मिलकर कुछ समझने लायक नहीं थे। फिर भी कुछ देर सुनने के बाद कार्तिक को टिप्स, गाइज और फॉलो जैसे शब्द सुनाई दिए। कार्तिक की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह खुद को रोक नहीं सका। वह जानना चाहता था कि माया पूरे दिन अपने कमरे में आखिर करती क्या है। माया किसी जॉब पर नहीं जाती थी। वह क्लास भी नहीं जाती थी। उसके पास वर्सेस और डोल से एंड गब्बाना जैसे महंगे ब्रांड के हैंडबैग और कॉस्मेटिक्स थे। हर महीने इन पर बहुत खर्च होता था। उनके फ्लैट का किराया भी $2000 प्रति महीना था। यह खर्चा उठाना सामान्य नौकरी वालों के लिए आसान नहीं था। तो सवाल यह था, माया अपना खर्च कैसे चला रही थी? कार्तिक ने सुने गए शब्दों को फिर से याद किया और उसके मन में एक ख्याल आया, क्या माया एक कैम गर्ल हो सकती है? कार्तिक इस शब्द से परिचित था। वह जानता था कि कैम गर्ल्स लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर काम करती हैं। वहां लोग उन्हें पैसे देकर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाने, नाचने या गंदी बातें करने का अनुरोध कर सकते हैं। यहां तक कि जो लोग ज्यादा पैसे देते थे वे उनसे व्यक्तिगत मुलाकातें भी कर सकते थे। कभी कभी वे अपने टॉप सपोर्टर्स को विशेष वीडियो या तस्वीरें भेजती थीं। कार्तिक को लगा कि माया इसी तरह का कुछ काम कर रही होगी। माया इतनी सुंदर है और वह सेक्सी कपड़े पहनती है। अगर वह कैम गर्ल है तो उसकी इनकम जरूर अच्छी होगी, कार्तिक ने सोचा। फिर उसने अपनी नाक रगड़ी और गहरी सांस ली।
इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? खूबसूरत लड़कियां या तो अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं या अमीर लड़कों को फंसाती हैं। क्या इन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती? उसने खुद से धीमी लेकिन खींच भरी आवाज में कहा। अंजलि ने भी उसे किसी अमीर लड़के के लिए छोड़ दिया था। और अब अचानक माया का कमरा जोर से खुला। माया बाहर आई और सीधे कार्तिक से टकरा गई। वह चौंक गई और एक कदम पीछे हटकर उसे घूरने लगी। तुम यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? माया ने शक भरी नजर से पूछा। कार्तिक चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माया उस वक्त बाहर आ जाएगी। उसने उसकी ओर देखा और ध्यान दिया कि उसने कमर तक की लंबाई वाली हॉट पैंट पहनी हुई थी, जो इतनी टाइट थी कि उसकी जांघों के बीच लगभग धंस गई थी। उसकी ऑफ वाइट बॉडी हगिंग टेक्सचर्ड स्ट्रैप टी शर्ट से उसका आधा गोरा और भरा हुआ बस्ट साफ दिख रहा था। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं, मैं अभी अभी नहा कर आया हूं। ये कहते हुए वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। माया ने उसे जाते हुए थोड़ा संदेह भरी नजरों से देखा। जब तक वह अपने कमरे में गायब नहीं हो गया, तब तक उसे याद ही नहीं आया कि उसे बाथरूम जाना है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे बाथरूम की ओर भागी। ये तो बहुत करीब था। अपने कमरे में वापस जाकर कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और राहत की गहरी सांस लेते हुए दरवाजे से टिक गया। सच कहूं तो माया ने उसे डरा दिया था। अगर उसे पता चल जाता कि वह उसके कमरे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहा था, तो वह शायद वहीं उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती। कार्तिक ने अपना सिर झटककर इस ख्याल को दूर किया। उसने तौलिया एक तरफ फेंका और बिस्तर पर गिरते ही अपना नया फोन उठा लिया। चूंकि उसने यह फोन हाल ही में खरीदा था, इसलिए उसे उन ऐप्स को इंस्टॉल करना था जो वह रोजाना इस्तेमाल करता था। सबसे पहले उसने ट्विच डाउनलोड किया। वह लाइव स्ट्रीम देखने के लिए एक्साइटेड था। जैसे ही उसने ऐप खोला, उसे अनुशंसित चैनल सेक्शन में एक जान पहचान वाला चेहरा दिखा। क्या? उसने हैरान होकर स्क्रीन की ओर देखा। वह चेहरा माया का था। उत्सुकता से भरा हुआ कार्तिक ने चैनल पर क्लिक किया। चैनल का नाम था माया का प्राइवेट केबिन। लाइव स्ट्रीम में माया गा रही थी। उसकी आवाज मधुर और शांत करने वाली थी। कार्तिक को पता चला कि वह कुछ समय पहले ही ट्विच पर आई थी। इससे पहले वह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करती थी। लाइव स्ट्रीमिंग की सामग्री ज्यादा खास नहीं थी। वह गाने गाती और दर्शकों से बातें करती। इसमें कोई गंदी या स्पष्ट सामग्री नहीं थी, इसलिए उसकी लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या कम थी, लेकिन उसे मिलने वाले डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और टिप्स उसके खर्चे पूरे करने के लिए काफी थे। लाइव चैट में अजीब अजीब बातें लिखने वाले दर्शक भी थे। अरे खूबसूरत, क्या मैं तुम्हें फेसबुक पर जोड़ सकता हूं? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो मुझे ट्राई क्यों नहीं करती? तुम्हारा चार्ज कितना है डार्लिंग? एक रात के लिए कितना लोगी? मुझे अपना फेसबुक दो, मैं तुम्हें अपना विशाल बच्चा दिखाऊंगा। माया को हर दिन ऐसे अजीबोगरीब दर्शकों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह इतने बड़े दर्शकों के सामने गुस्सा नहीं हो सकती थी। दर्शकों से नाराज होना मतलब उन्हें खोना, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी आमदनी पर असर पड़ता। चैनल को बढ़ाने के लिए माया कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब देती और बाकी अपमानजनक टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देती। मैं आप सबके लिए एक और गाना गाऊंगी, उसके बाद मैं आज की लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह गाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसने देखा एक दर्शक चैनल पर आया। उस दर्शक के पास बैंगनी रंग का सब गिफ्टर बैज था। माया तुरंत मुस्कुराई और कहा, इंडिया के नोल्स का मेरे लाइव स्ट्रीम चैनल पर स्वागत है। लेकिन तभी उस दर्शक ने पहली चैट में जो लिखा, उसने माया को शर्मिंदा कर दिया। चूंकि तुम इतनी खूबसूरत हो तो मुझे अपना पोल डांसिंग स्किल दिखाओ माया, इसके लिए 50 बिट्स।
हे भगवान, 50 बिट्स, ये आदमी बहुत अमीर है। नोल्स, पहले टिप दो और माया नाचेगी। बिल्कुल सही, सिर्फ गाना गाने से कोई मजा नहीं आता। माया, प्लीज पोल डांस करो। क्योंकि नोल्स ने ऐसा कहा है, माया अब कपड़े उतार दो। इंडिया के नोल्स के मैसेज आने के बाद माया के चैनल पर व्यूअर्स की संख्या अचानक से बढ़ गई। कैम गर्ल के तौर पर माया के लिए 50 बिट्स का इनाम बड़ी बात थी। ऐसे में उसे खुश होना चाहिए था कि कोई उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। लेकिन माया के लिए प्रॉब्लम थी, उसे डांस करना नहीं आता था और वैसे भी उसे इस तरह चिढ़ाने वाले डांस का शौक नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे डांस करना नहीं आता। आप कोई गाना रिक्वेस्ट करेंगे? मैं गाकर सुना सकती हूं। पर इंडिया के नोल्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं बस तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहता हूं। पहले तुम्हें 25 बिट्स भेजता हूं। इंडिया के नोल्स ने माया को अभी 5 बिट्स भेजे हैं। इंडिया के नोल्स ने माया को अभी 5 बिट्स भेजे हैं। स्क्रीन पर स्पेशल इफेक्ट्स चमकने लगे। वाह अमीर आदमी, तुम मेरे आइडल हो। आप लीजेंड हो, सच में इंस्पायरिंग। अब डांस करो माया। अमीर आदमी ने 25 बिट्स भेजे हैं। नाचो नाचो। नोल्स के 25 बिट्स भेजने के बाद माया के चैनल पर व्यूज तेजी से बढ़ने लगे। कई नए लोग चैनल पर आए और माहौल देखकर बिना सोचे समझे डांस की डिमांड करने लगे। माया अब मुश्किल में थी। पहले तो उसे डांस आता ही नहीं था और नोल्स के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर वह डांस करने लगती तो वह और भी ज्यादा बेतुकी डिमांड कर सकता था। बिट्स की वजह से माया के चैनल पर हजारों व्यूअर्स आ गए थे। कुछ तो इतने बेहुदा हो गए कि उन्होंने माया से मिनी स्कर्ट पहनकर डांस करने की डिमांड भी कर दी। माया ने अपने दांत भींच लिए और चेहरे पर एक पीडेड एक्सप्रेशन ले आई, लेकिन रोने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्विच पर माया की इमेज एक मासूम स्ट्रीमर की थी। वह चाहती तो दूसरी कैम गर्ल्स की तरह अजनबियों के सामने अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकती थी। उसे पता था कि इससे उसे बहुत टिप्स मिलेंगी, लेकिन ऐसा करना उसके उसूलों के खिलाफ था। दर्शक लगातार हूटिंग कर रहे थे। इसी बीच कार्तिक ने एक मैसेज भेजा जिसने उसे तुरंत ही सबका दुश्मन बना दिया। तुम जैसे बेवकूफों में इतनी मर्दानगी कहां से आती है कि एक लड़की को इस तरह धमकाते हो? कार्तिक का मैसेज भेजना था कि बाकी दर्शकों ने उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। क्या सिर्फ डांस करने में इतनी शर्म की बात है? वो तो कपड़े भी नहीं उतार रही है। तुम जैसे लोग अब्बज भी हो और ढोंगी भी। अगर मैं उसकी जगह होता तो अभी तक नाचना शुरू कर दिया होता। भाग जाओ, बिना चीयर बैज वाला नया अकाउंट। नोल्स ने बिट्स भेजकर रिक्वेस्ट की है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम भी बिट्स भेजो। हारे हुए कहीं के, ये आदमी पागल है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो चुपचाप बैठो। बिट्स की वजह से माया के लाइव स्ट्रीम चैनल पर दर्शकों की क्वालिटी अलग अलग थी। ट्रोल्स समेत हर तरह के लोग मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने एक नया अकाउंट देखा जिसके पास कोई बैज नहीं था, लोग परेशान हो गए। उन्होंने उसे अलग थलग करना शुरू कर दिया और उस पर हमला करने लगे। माया ने देखा कि वह दर्शक उसके लिए बोल रहा है। उसे देखकर माया के मन में उसके लिए सहानुभूति और दुख का भाव आया। माया ने तुरंत माहौल शांत करने की कोशिश की। रुको, तुम लोग, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम पर आकर अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, और मैं उस दर्शक की भी तारीफ करती हूं जो मेरे लिए बोल रहा है। लेकिन सॉरी, मैं पोल डांस नहीं कर सकती। कमरे के अंदर कार्तिक ने अपने फोन में चैट देखी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन माया के कहे शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि माया पैसों के ऑफर से प्रभावित नहीं हुई। जब इतने सारे टिप्स आने लगें तो अपने सिद्धांतों पर टिके रहना सचमुच मुश्किल होता है। अब तक कार्तिक हमेशा यही सोचता था कि माया एक घमंडी लड़की है जो पूरे दिन खुले कपड़े पहनती है और सिर्फ अमीर लड़कों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि बाहर से खुली हुई दिखने वाली माया
अंदर से काफी सिद्धांतवादी है। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम डांस करोगी या नहीं? इंडिया के नोल्स का मैसेज फिर आया, लेकिन इस बार माया ने उसे इग्नोर करना सही समझा। भाड़ में जाओ कुत्ती, ये दिखावा बंद करो। तुम मासूम होने का नाटक करने वाली कुतिया हो। सुन लो, मैं चाहूं तो ट्विच पर तुम्हारी पूरी पॉपुलैरिटी खत्म कर सकता हूं। माया ने देखा कि नोल्स का गुस्सा अब गंदी बातों पर उतर आया है। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए जवाब दिया, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखो। नोल्स ऑफ इंडिया, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करती हूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो तुम चैनल छोड़ सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा। चलो दोस्तों, किसी और स्ट्रीमर के पास चलते हैं। एक और हॉट लड़की। अपना अंतिम मैसेज भेजकर नोल्स ऑफ इंडिया ने माया का चैनल छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद होम पेज पर एक मैसेज दिखा। नोल्स ऑफ इंडिया ने रैबिट जायंट को 50 बिट्स भेजे हैं। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक करें। थोड़े ही समय में माया की पॉपुलैरिटी तेजी से गिरने लगी। उसके दर्शकों की संख्या 30,000 से घटकर केवल 100 रह गई। दर्शकों को जाते देख माया की आंखें भर आईं। वह गुस्से और बेबसी से भरी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाना गाना जारी रखा। 1 मिनट के अंदर लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या गिरकर सिर्फ 12 रह गई। दर्शकों की इतनी कम संख्या देखकर माया की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा बैनर दिखा। सीईएम ने माया के प्राइवेट केबिन को 100 बिट्स भेजे हैं। लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए लिंक पर क्लिक करें। 100 बिट्स की टिप देखकर लाइव स्ट्रीम पर बचे हुए दर्शक भी हैरान रह गए। 1 बिट $1,000 के बराबर है। 100 बिट्स $10 लाख के बराबर है। माया ने 100 बिट्स की टिप देखी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतनी बड़ी रकम दे सकता है। माया काफी समय से स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन उसका कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होता था। उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो उसके ज्यादा दिखा दें। सेक्सी डांस या स्ट्रिपिंग की तो बात ही छोड़ो। इसी वजह से उसकी कमाई भी बहुत कम थी। एक बार उसे 100 बिट्स की टिप मिली और वह हैरानी से स्क्रीन को घूरने लगी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। लेकिन जब कार्तिक ने उसे 100 बिट्स भेजे तो माया की किस्मत बदल गई। उसकी ऑडियंस रातों रात 1,000 से बढ़कर 20,000 हो गई। सीआईएम कौन है? उसने एक बार में $1 लाख दे दिए। क्या ये सच है? जो लोग नए अकाउंट्स को बेकार समझते थे, अब चुप हो जाएं। माया, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। ये अमीर आदमी तुम्हारा इतना सपोर्ट कर रहा है। अमीर आदमी? मेरी उम्र 18 साल है, टांगें लंबी हैं और कमर पतली है। मेरी तरफ देखो, ये मेरा नंबर है 110000। चलो मजे करते हैं। चैट में हर कोई बस CDOIM के बारे में बातें कर रहा था। कुछ लोग तो सिर्फ अमीर आदमी की नजर में आने के लिए खुद को पेश करने लगे। कार्तिक ने ये सब पढ़ा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। $1 लाख किसी आम इंसान के लिए साल भर की कमाई होगी, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ माया इतनी शॉक थी कि वह कार्तिक को धन्यवाद देना ही भूल गई। सीआईएम, क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा था मैं इस स्ट्रीमर को बैन कर दूंगा और तुमने इसे टिप्स भेज दी। आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये इंडिया के नोल्स का मैसेज था जो चैट में फिर से उभर आया। कार्तिक ने हल्का सा उपहास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अमीर बनते हो ना बेटा? चलो शर्त लगाते हैं। मैं रैबिट जायंट का सपोर्ट करूंगा और तुम माया का। जो हारेगा उसे सबके सामने बेवकूफ बनना पड़ेगा। इंडिया के नोल्स ने गुस्से में कहा। चैट और गर्म हो गई। लड़ो, उससे डर मत। हां, उसे हराओ। माया ने तुरंत दखल दिया। सीआईएम, आपके टिप्स के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज इन लोगों की बातों को इग्नोर करें।
इस बीच इंडिया के नोल्स ने रैबिट जायंट को गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया। इंडिया के नोल्स ने रैबिट जायंट को 10 बिट्स भेजे हैं। इंडिया के नोल्स ने रैबिट जायंट को 30 बिट्स भेजे हैं। इंडिया के नोल्स ने रैबिट जायंट को 50 बिट्स भेजे हैं। जल्द ही उसने रैबिट जायंट को $20,000 के गिफ्ट्स भेज दिए, जबकि माया को अभी तक कुछ नहीं मिला था। CYM, क्या आप सच में हाई रोलर हो? डर गए क्या? मैं दिखाता हूं असली हाई रोलर क्या होता है। CIM, बोल क्यों नहीं रहे, ढोंगी कहीं के। माया को अगर तुमसे प्यार करना है तो उसे पाने के बारे में सोचना भी मत। कार्तिक शांत रहा, लेकिन नोल्स और बाकी दर्शक लगातार उसे ताने मारते रहे। धीरे धीरे कार्तिक के सपोर्टर्स भी उसका मजाक उड़ाने लगे। चुप्पी के बीच कार्तिक ने अपने चश्मे उतारे और स्क्रीन पर एक हल्की मुस्कान आई। खेल शुरू करते हैं, उसने खुद से कहा। CIM ने माया के प्राइवेट केबिन को 1 लाख बिट्स की टिप दी। स्क्रीन पर यह मैसेज चमका। 1 लाख बिट्स का मतलब $10 मिलियन था। जैसे ही यह मैसेज सभी ने देखा, पूरा प्लेटफॉर्म चुप हो गया। दर्शक और खुद माया दंग रह गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे एक बार में इतनी बड़ी टिप दे सकता है। हे भगवान, एक और 1000 बिट टिप! ये वाकई अमीर आदमी है। CIM, आखिर कौन है? ये आदमी वाकई उदार है। चुप्पी के बाद माया के लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या अचानक 5 लाख तक पहुंच गई। चैट सेक्शन धमाके की तरह भरने लगा। माया स्क्रीन की तरफ देखती रह गई, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। इंडिया के नोल्स कहां हैं? क्या वो शर्त नहीं लगाना चाहता था? नोल्स, अब क्या हुआ? क्यों चुप हो? डरो मत, टिप करते जाओ। इंडिया के नोल्स, जो पहले कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था, अब कहीं गायब हो गया। दूसरी तरफ कार्तिक को टिप देने के बाद उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। बहुत सारे स्ट्रीमर्स ने उसे प्राइवेट मैसेज भेजे। कुछ ने तो अपनी बहुत ही बोल्ड तस्वीरें भेज दी, जिनमें उनके क्लीवेज साफ दिख रहे थे। लेकिन कार्तिक ने किसी भी मैसेज की परवाह नहीं की। CIM, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फेसबुक अकाउंट क्या है? मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहती हूं। माया की आवाज भावुक हो गई। वह पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि काफी फ्रेंडली और अट्रैक्टिव हो गई थी। कार्तिक ने चैट में लिखा, ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। उसने ट्विच बंद किया और सोने की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर लेटते ही उसके ख्याल 3 साल पहले की उसकी जिंदगी पर चले गए। उसने सोचा, मैंने अंजलि और खुद को पालने के लिए 3 साल तक फूड डिलीवरी की, हर दिन मेहनत की, लोगों के ताने सहे, लेकिन अब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां से दुनिया को दिखा सकता हूं। उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाना बाकी है। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर फुसफुसाया, तुम्हें अमीर आदमी चाहिए था अंजलि। अगर तुमने मुझे छोड़कर नहीं गया होता तो आज तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। कौन है? कार्तिक ने अनजाने में पूछा। माया की आवाज आई। क्या तुम सो रहे हो कार्तिक? कार्तिक हैरान रह गया। उसने सोचा, इतनी रात को माया क्यों आई है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं CIM हूं? अभी नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? उसने दरवाजे की तरफ पूछा। मेरे कमरे में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, माया ने कहा और अपने कमरे में लौट गई। उसके पास मेरे लिए क्या हो सकता है? कार्तिक को माया की बात ने उलझन में डाल दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। माया बेहद खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, चाहे जो भी हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कार्तिक के दरवाजे पर कुछ देर दस्तक देने के बाद माया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। तुम आ गए, अंदर आ जाओ, माया ने कहा। कार्तिक अंदर गया और जैसे ही उसने मेज पर स्वादिष्ट खाने की चीजें देखीं,
उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। क्या कोई पार्टी हो रही है? मुझे अचानक क्यों बुलाया? कार्तिक ने पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। इंडिया में मैं किसी और को नहीं जानती, तो मैंने तुम्हें बुला लिया। और हाँ, सुबह तुम्हें कॉस्मेटिक्स से मारना मेरी गलती थी, इसे माफी के तौर पर समझो। इसके बाद माया ने कार्तिक को लाइव स्ट्रीम पर हुई सारी बातें बताईं। कार्तिक चुपचाप सुनता रहा और बीच बीच में हैरानी का नाटक करता रहा। माया को अभी तक यह एहसास नहीं था कि COIM वही था। मुझे सच में जानना है कि CEM कौन है। वह वाकई बहुत उदार है, माया ने शर्माते हुए कहा और अपनी प्लेट से खाना चबाने लगी। और कौन हो सकता है? कोई अमीर आदमी होगा? कार्तिक ने सादगी से कहा। यकीनन वह अमीर है, वरना इतनी बड़ी टिप देना मुमकिन नहीं होता। जब उसने मुझे टिप दी, मैं वाकई भावुक हो गई थी। अगर वह स्मार्ट और अच्छा दिखने वाला हो तो मैं उससे शादी करने में भी हिचकिचाऊंगी नहीं, माया ने कहा और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। कार्तिक एक पल को चौंक गया, लेकिन फिर उसकी भौहें तन गईं। लड़कियां क्या सिर्फ पैसे के पीछे ही होती हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी करूंगी? माया थोड़ा चिढ़ गई। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम उस अमीर आदमी से बहुत प्रभावित हो गई हो, कार्तिक ने सीधा कहा। माया ने जल्दी से जवाब दिया, मैं इसलिए भावुक हो गई थी क्योंकि उसने मेरी मदद की। मदद की? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो मैं घर छोड़कर इंडिया आ गई। मेरे पास कोई खास स्किल नहीं थी। मैं महीने के 2-3 हजार डॉलर ही कमा पाती थी। खुद को संभालने के लिए मैंने स्ट्रीमिंग शुरू की, लेकिन मैंने कभी पैसे के लिए अपनी गरिमा या शरीर नहीं बेचा। मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। लोग मुझे ऑनलाइन गालियां देते थे, मुझे वेश्या तक कहते थे। लेकिन जब CIM ने मेरा सपोर्ट किया तो पहली बार लगा कि कोई मेरी साइड ले रहा है। वह मेरे लिए खड़ा होने वाला पहला इंसान था। माया की आवाज में गहराई थी। तो फिर घर से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। बस, कोई खास वजह नहीं, माया ने टाल दिया। मेरे बारे में बात करना बंद करो, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम क्या करते हो? माया ने सवाल किया। कार्तिक ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और अंजलि के बारे में बताया। उनकी बातें जारी रहीं। माया की स्थिति कार्तिक से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सी समानताएं थीं। दोनों ही अकेले थे और इसी शहर में अपनी जगह बना रहे थे। माया ने और भी बातें शेयर कीं और कार्तिक ने ध्यान से सुना। सुबह 10 बजे तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद कार्तिक अपने कमरे में लौट गया और सो गया। अगली सुबह 10 बजे कार्तिक उठकर फ्रेश हुआ और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर निकल पड़ा। पिछले 6 महीने से कार्तिक ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे थे, क्योंकि उसे उस वक्त अंजलि की मदद करनी थी। इस वजह से वह हमेशा एक ही पीली टी-शर्ट पहनता था। उसके कॉलेज के दोस्त इस बात पर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जब सुबह उसने अपनी फटी हुई वर्दी देखी तो उसने इंडिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने का फैसला किया। शॉपिंग मॉल में पहुंचने पर उसे एक डिजाइनर कपड़ों की दुकान दिखी। वह सीधे अंदर चला गया। सेल्स गर्ल ने उसे देखकर नीची नजरों से नहीं देखा, बल्कि उसने पूरी लगन के साथ उसकी सेवा की। कार्तिक ने हर स्टाइल के कपड़ों के 5 सेट चुने। इनकी कीमत लगभग $30,000 थी, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बिल चुकाने के बाद उसने एक सेट अपने पास रख लिया और बाकी कपड़े घर भिजवाने के लिए कह दिए। फिर वह फिटिंग रूम में गया और नए कपड़े पहनकर बाहर निकला। कपड़े आदमी को बनाते हैं, यह कहावत उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। कार्तिक खुद में बदसूरत नहीं था, लेकिन उसकी पुरानी डिलीवरी यूनिफॉर्म उसके व्यक्तित्व को छुपा देती थी। अब डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद
वह बिल्कुल बदल चुका था। अगर किसी के आकर्षण को तौला जा सकता तो मौजूदा कार्तिक की खूबसूरती से पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया जा सकता था। सेल्स गर्ल भी उसकी नई लुक पर मोहित हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और जाते जाते उसने कार्तिक को आंख मार दी। फैशन स्टोर से बाहर निकलते ही कार्तिक ने लंबी सांस ली। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। एक झटके में $30,000 खर्च करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था। पहले कुछ $100 खर्च करना भी उसके लिए बड़ी बात होती थी। अब उसे महसूस हुआ कि वह अपने लिए इस भोग विलास का हकदार है। तभी उसके फोन पर कॉल आया। तुम कहाँ हो कार्तिक? काउंसलर की क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? यह उसके दोस्त सिद्धार्थ का फोन था। मैं बस आ रहा हूं, कार्तिक ने जवाब दिया। उसने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और कैंपस की ओर चल दिया। जूनियर होने की वजह से उसे ज्यादा क्लास में अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन काउंसलर की क्लास जरूरी थी। पहली बात, वह काउंसलर की क्लास मिस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और दूसरी बात, काउंसलर रेचल वेलेस को वह नाराज नहीं करना चाहता था। 10 मिनट बाद कार्तिक लेक्चर हॉल पहुंच गया। उस वक्त काउंसलर अपना लेक्चर दे रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, एक धीमी और सख्त आवाज आई। कार्तिक ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी नजर सीधा पोडियम पर गई, जहां एक बेहद आकर्षक महिला बैठी हुई थी। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी जो उसके बस्ट को हाईलाइट कर रही थी। नीचे उसने एक टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके कर्व्स को और खूबसूरत बना रही थी। उसकी हाई हील्स में ढकी लंबी और स्लिम टांगें बेहद आकर्षक लग रही थीं। ये महिला और कोई नहीं बल्कि कार्तिक की कॉलेज काउंसलर रेचल वेलेस थीं। तुम देर से क्यों आए? रेचल ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़े गुस्से भरे लहजे में पूछा। और क्या होगा अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कल रात सभी को खाने पर बुलाकर अमीर होने का दिखावा किया था। अब जब उसने सारा पैसा खर्च कर दिया है तो उसे फिर से डिलीवरी करने जाना होगा। विक्रांत ने जोर से ताना मारा। विक्रांत की बात सुनकर क्लास में सभी हंसने लगे। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम इतने व्यस्त क्यों हो? रेचल ने विक्रांत को घूरते हुए डांट लगाई। यह सुनकर विक्रांत तुरंत चुप हो गया। इंडिया यूनिवर्सिटी में अफवाह थी कि रेचल की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली है कि चांसलर भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए विक्रांत ने तुरंत चुप रहकर समझदारी दिखाई। मुझे माफ करें मैम, मैं आज सुबह देर तक सो गया, कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। बाहर जाओ और गलियारे में खड़े हो जाओ, और अगर अगली बार देर से आए तो मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, रेचल ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, कार्तिक ने सिर झुकाया और असहाय भाव से क्लासरूम से बाहर चला गया। गलियारे में खड़े होकर उसने पिछले 2 दिनों की घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। सब कुछ उसे अविश्वसनीय लग रहा था। कल ही अंजलि ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह दिवालिया हो गया था और उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। अंजलि क्या सोचेगी अगर उसे यह पता चले कि अब मेरे पास इतना पैसा है? कार्तिक ने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस ली। आधे घंटे बाद क्लास खत्म हुई। रेचल लेक्चर हॉल से बाहर निकली। उसकी ऊंची एड़ी के जूते की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। जब वह कार्तिक के पास पहुंची तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछी नजर से कहा, दोपहर 4 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ सामान लाना और मेरे डॉर्म तक पहुंचाना, समझ गए? जी, समझ गया, कार्तिक ने तुरंत सिर हिलाया। और अगर फिर से देर से आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रेचल ने कहा और अपनी कमर हिलाते हुए नीचे चली गई। कार्तिक दुखी मन से वापस लेक्चर हॉल में आ गया। अंदर आते ही उसने देखा कि अंजलि और मैं वहां नहीं थीं। तुम पहले कहां थे कार्तिक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काउंसलर की क्लास में देर से आने की?
सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा। कल रात ज्यादा गेम खेला, इसलिए देर तक सो गया। कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम लॉटरी जीतने के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए होंगे, है ना? सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। कितने पैसे जीते? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख के आसपास, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, 1 लाख ज्यादा नहीं है, तुम तो अमीर बन गए, सूर्यांश ने आश्चर्य से कहा। कार्तिक इस पर ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। उसने इधर उधर देखा और पूछा, आयुष, अंजलि और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे आज क्लास में नहीं आए? तुम्हें नहीं पता? कल हमारे जाने के बाद अंजलि, मैं और रश्मि का किसी गुंडे के साथ झगड़ा हो गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस गुंडे के कुछ कनेक्शन हैं। वह आज सुबह अंजलि, मैं और रश्मि को ले जाने के लिए कैंपस में आया था। आयुष को उन्हें बचाने के लिए अभी जाना चाहिए था, सिद्धार्थ ने जल्दी से समझाया। जब से वह आयुष के पीछे पड़ी है, अंजलि एक अलग इंसान बन गई है, बहुत घमंडी हो गई है। मैंने सुना है उसने उस गुंडे को लात मारी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस आदमी की पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही होगी, सूर्यांश ने भी टिप्पणी की। कार्तिक ने यह सुना तो वह उपहास भरी हंसी रोक नहीं सका। इस बीच डस्क नामक बार के एक प्राइवेट लाउंज में कुछ बदमाश सोफे पर बैठे मूंगफली खा रहे थे और शराब की छोटी बोतलें पी रहे थे। अंजलि, मैं और रश्मि चिंतित चेहरों के साथ कमरे के कोने में दुबकी हुई थीं। उस वक्त अंजलि को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस गोरे लड़के की पृष्ठभूमि इतनी स्ट्रांग होगी। अगर उसे पता होता कि वह गोरा लड़का कौन है, तो वह उसे अपनी हाई हील्स से कभी नहीं मारती। उस गोरे लड़के का नाम तन्मय नोल्स था। तन्मय का नाम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसका बड़ा भाई हर्षित नोल्स था। हर्षित नोल्स इंडिया यूनिवर्सिटी के पास एक कुख्यात गैंगस्टर था। बार, कराओके बॉक्स और आसपास के सभी शॉवर सेंटर, ये सभी जगहें हर्षित के कंट्रोल में थीं। अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में हर्षित से पंगा लिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। बैंग बैंग, अचानक प्राइवेट लाउंज के बाहर जोरदार दस्तक हुई। अंदर आओ, हर्षित ने ठंडे लहजे में कहा। आयुष घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आया। उसने झुककर कहा, हेलो पीट। ओह, ये तुम हो ब्रैंडन? हर्षित ने ऐसा दिखाया जैसे वह आयुष को जानता हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अंजलि, मैं और रश्मि ने यह देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगर आयुष हर्षित को जानता होता तो शायद यह प्रॉब्लम सुलझ सकती थी। पीट, मुझे माफ कर दो। मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी पता नहीं था और उसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा। क्या तुम मेरी खातिर इन्हें जाने दोगे? मैं फ्यूचर में तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा, आयुष ने विनम्रता से कहा। हो, चूंकि मिस्टर वासुकी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं इसे मान लूंगा, हर्षित ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने पहले अपने छोटे भाई को इन तीनों का स्वाद चखने देने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि तुमने कहा है तो इसे छोड़ देता हूं। हाँ, मेरे भाई के मेडिकल खर्च का इंतजाम करना होगा, उसके बाद तुम इन्हें ले जा सकते हो। मेडिकल खर्च कितना है? आयुष ने झिझकते हुए पूछा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नुकसान किया है तो उसे $1 लाख देने होंगे, बाकी दोनों 50-50 हजार देंगी, हर्षित ने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही आयुष का चेहरा सफेद पड़ गया। आयुष के चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। उसने कल ही इंडिया पैलेस होटल में $70,000 खर्च किए थे, वह भी उसके पिता का पैसा था। अब हर्षित $1 लाख की मांग कर रहा था। आयुष के पास इतना पैसा नहीं था। क्या बात है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? हर्षित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जैसे उसे आयुष की परेशानी का पहले से अंदाजा हो। पीट, क्या $1 लाख थोड़ा ज्यादा नहीं है? आयुष ने धीरे से पूछा। हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह ज्यादा है तो कोई बात नहीं, तीनों महिलाएं मेरे भाई के साथ एक रात बिताएंगी, फिर इसे खत्म मानो।
हर्षित ने विकृत हंसी के साथ जवाब दिया। नहीं, ऐसा मत करो। आयुष ने घबराकर चिल्लाया और तुरंत कहा, ठीक है पीट, ऐसा करो। पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाऊंगा, फिर 2 दिन के अंदर पैसे भेज दूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे तैयार होंगे। हर्षित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा। लेकिन क्या तुम्हारे पास BMW नहीं है? अभी अपनी कार यहां गिरवी रख दो, 3 दिन के अंदर पैसे दे देना और मैं तुम्हारी कार वापस कर दूंगा। यह सुनकर आयुष को झटका लगा। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो? हर्षित ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष ने जल्दी से सिर हिलाया, अपनी कार की चाबियां निकाली और उन्हें हर्षित के सामने रख दिया। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, हर्षित ने लापरवाही से कहा, चाबियां उठाते हुए। चलो, आयुष ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। अंजलि, मे और रश्मि तुरंत खड़ी हो गईं और जाने को तैयार हो गईं। लेकिन तभी हर्षित ने तेज आवाज में कहा, तुम सबको जाने की अनुमति किसने दी? मैंने सिर्फ आयुष को उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाने की इजाजत दी है। तुम दोनों, मे और रश्मि, यहां रहोगी। हर्षित की बात सुनकर मे और रश्मि का चेहरा सफेद पड़ गया। वे निराशा से आयुष और अंजलि की ओर देखने लगीं। आयुष, तुम हमें यहां ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मे ने रुआन से स्वर में कहा। आयुष ने मे की ओर देखा और असहाय स्वर में कहा, मैंने अपनी कार तक गिरवी रख दी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, तुम दोनों को खुद कुछ सोचना होगा। आयुष की बात ने साफ कर दिया कि वह मे और रश्मि के लिए और कुछ नहीं कर सकता। आयुष ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे लाउंज से बाहर ले गया। मे और रश्मि वहीं खड़ी रह गईं। उनके चेहरे डर और गुस्से से भरे हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आयुष उन्हें इस तरह छोड़ देगा। तो क्या तुम दोनों पैसे देकर अपनी जान बचाना चाहती हो, या फिर मेरे छोटे भाई के साथ यहां रात बिताने की सोच रही हो? हर्षित ने बियर की बोतल उठाते हुए उनसे पूछा। मे के आकर्षक फिगर और खुली ड्रेसिंग की वजह से हर्षित की नजरें उस पर अटकी थीं। उसका गहरा टॉप और माइक्रो मिनी स्कर्ट उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। रश्मि का फिगर में जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन वह दिखने में बेहद सुंदर थी। यूनिवर्सिटी की गिनी चुनी सुंदरियों में से एक थी। दोनों लड़कियां हर्षित के सामने चुप खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था।